नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने आज ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए हैं उससे चुन के लाए गए हैं। ठीक है, तो शुरू करें। एक एक ऑप्शन को हम डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हिमालय की निम्न श्रेणियों में कौन सी नदी गंगा और यमुना के स्रोत के रूप में जानी जाती है। यानी कि आपको ये बताना है कि किस प्रकार के हिमालय से गंगा और यमुना निकलती है। तो आपको मैंने बताया था जब आपको हिमालय पढ़ा रहा था, तो हिमालय को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है इनर हिमालय, एक होता है मध्य हिमालय और एक होता है बाह्य हिमालय। और भी तरीके से किया गया है। इनर हिमालय को हम क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं। तो यानी कि डिफरेंट नाम है। ठीक है, उसके बाद मध्य हिमालय हो गया, उसके बाद लोअर हिमालय हो गया। लोअर हिमालय को ही अपन लोग क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं। ठीक है, लोअर हिमालय को ही अपन लोग शिवालिक बोलते हैं। तो देखिए, जो आंसर होगा कि जो गंगा और यमुना है वो कहाँ से निकलती है, ग्रेटर हिमालय से निकलती है, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं या इनर हिमालय भी बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ पे होगी। देखिए, गंगा शिव की जटा से निकलती है, तो शिवालिक ऐसा आप मान नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर शिवालिक ऑप्शन रहेगा तो आप कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेंगे कि शिवालिक यानी कि गंगा शिव के जटा से निकलती है तो शिवालिक से निकलेगी। नहीं, जो गंगा है वो कहाँ से निकलेगी, हिमाद्री से निकलेगी, जिसको हम इनर हिमालय भी कहते हैं। ये जो हिमालय इस तरह से 3 श्रेणियाँ हैं, ये इनर हिमालय है, ये मध्य हिमालय है और ये आपका क्या है, लोअर हिमालय। ठीक है, तो ये 3 श्रेणियाँ हैं। तो ये इसी को इनर हिमालय को ही ग्रेटर हिमालय बोलते हैं या हिमाद्री बोलते हैं। यहीं से गंगा निकलती है या यमुना निकलती है। एक हिमालय का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 3 श्रेणियाँ हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं एक का नाम बता रहा हूँ, काराकोरम। ठीक है, काराकोरम, और 2 और श्रेणियाँ हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय बोलते हैं। तो 2 अन्य श्रेणियाँ का नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैंने एक काराकोरम बताया और 2 और भी है, वहाँ पे चोटियाँ उसके नहीं श्रेणियाँ हैं, चोटियाँ नहीं श्रेणियाँ हैं, उसका नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो उसको क्या कहते हैं, उन तीनों को ट्रांस हिमालय बोलते हैं, यानी कि बाह्य हिमालय। ट्रांस हिमालय मतलब बाह्य हिमालय। ठीक है, यानी कि हिमालय से बाहर का पार्ट। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो AEC है यानी कि परमाणु ऊर्जा आयोग है, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन है इंडिया का, वो कब स्थापित हुआ था। वो 48 में स्थापित हुआ था, 1948 में। याद कैसे करेंगे, एटॉमिक 8 जैसा कुछ सेंस दे रहा है, यानी कि लास्ट में 8 रहेगा। ठीक है, एटॉमिक यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात कर रहा है, तो एटॉमिक मतलब 8 मतलब 8 से ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में 8 आ जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्न पोषक तत्वों में से कौन सा पौधे में हरियाली लाने में मदद करता है। यानी कि आप यहाँ पे देखिएगा, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, अमोनियम है। तो इसमें से कौन सा है जो तत्व वो हरियाली के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए, NPK जो होता है, जो कि आपके खेत वगैरह में डाले जाते हैं। NPK मतलब कि नाइट्रोजन, P4 पोटेशियम, पोटास है, और ये क्या है, पोटेशियम, ये है P4 फास्फोरस है। ठीक है, तो यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो कि मिश्रण होता है, यूरिया वगैरह या खाद वगैरह आप देते हैं तो NPK दिया जाता है। तो देखिए, पहले N आ रहा है, यानी कि अगर आपका जो खेत है वो बंजर टाइप का है, यानी कि जो उसमें फसल है वो झुलस चुके हैं, तो आप उसमें हरियाली लाने के लिए NPK डालेंगे। यानी कि पहले N आ रहा है, तो यानी कि N से हरियाली, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि ग्रीन की बात कर रहा है, यानी कि आप नाइट्रोजन जैसे ही दिमाग में लाते हैं तो खेत में हरियाली आ जाती है। नाइट्रोजन के लिए बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी यूज किए जाते हैं जो कि आपके फसल चक्र में यूज होते हैं, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। तो यानी कि वो सब क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो नाइट्रोजन टोटल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपके खेत में हरियाली लाएगी, यानी कि पौधे में हरियाली के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है, नाइट्रोजन है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय। देखिए, यूरोपियन यूनियन एक संगठन है। अगर बात की जाए यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, तो देखिए, यूरोपियन जो कंट्री है वो परमाणु, जैसे कि परमाणु बम हुआ, परमाणु से रिलेटेड जितने भी चीज़ हैं वो खरीदते बेचते रहते हैं ज़्यादातर। ठीक है,
जो एशियन कंट्री है वो तो खाने पीने के सामान में ही बिजी रहते हैं, क्योंकि खाने पीने की सामान काफ़ी मतलब क्या कह सकते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खाने पीने के लिए है। लेकिन जो यूरोपियन कंट्री है वो परमाणु ऊर्जा पे ज़्यादा मतलब कि भरोसा करते हैं, क्योंकि उनके पास तो खाने पीने की कमी है ही नहीं। तो यानी कि वो लोग क्या करते हैं, परमाणु ऊर्जा का सेल वगैरह करते रहते हैं, यानी कि बेचते वगैरह रहते हैं। तो यानी कि इसका जो मुख्यालय होगा परमाणु ऊर्जा, यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय का जो मुख्यालय होगा वो कहाँ पे होगा, सेल में होगा, यानी कि ब्रुसेल। ठीक है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि यूरोपियन कंट्री है वो परमाणु ऊर्जा वगैरह यानी कि परमाणु यंत्र है या परमाणु हथियार है उसका खरीद बिक्री करते हैं, यानी कि सेल करते रहते हैं। तो इससे हम याद कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं, अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो अफ्रीकी एकता का जो संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, आदिस अब्बास में है। याद कैसे करेंगे, देखिए आदिस अब्बास अब्बाबा है। तो अब्बा किसको कहते हैं, मुस्लिम जो लोग हैं वो अब्बा अपने पिताजी को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एकता की बात कर रहा है और पिताजी अपने बच्चों में एकता बनाए रखना चाहते हैं ताकि जब बूढ़े हो तो उनकी सेवा हर कोई करे। यानी कि पिता जब भी कोई बच्चा उनका लड़ता है तो सबको कान पकड़ते हैं, यानी कि सबको ये मतलब कि मैसेज देते हैं जिससे कि उनके बच्चों के बीच एकता बनी रहे। तो इस तरह से हम याद करेंगे कि अफ्रीकी एकता संगठन का जो मुख्यालय है वो आदिस अबाबा है। और ये कहाँ पे है ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि अफ्रीकी एकता संगठन का जो मुख्यालय आदिस अबाबा है वो कहाँ पे है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ पे है, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय ग्लांड में है। देखिए कोई भी चीज़ गलता है यानी कि गलना मतलब कि ख़त्म होता है, जैसे बर्फ़ वगैरह गलता है तो ख़त्म हो जाता है, तो उसका संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, यानी कि विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का जो मुख्यालय कहाँ पे है, ग्लांड में। देखिए जेनेवा है, ब्रुसेल्स है, वाशिंगटन डीसी है, ये सब इतना कॉमन नाम है कि जो कि आपको ऑप्शन में दिया जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसी तरह से डिफ्रेंशिएट करके याद करना है कि यहाँ पे संरक्षण की बात कर रहा है तो संरक्षण यानी कि गलने से रोकना, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय। पश्चिमी एशिया यानी कि एशिया के पश्चिम की बात कर रहा है, तो पश्चिम में इराक है, ईरान है, तो उसी कंट्री में से कहीं पे ये मुख्यालय होगा। तो ये पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, बगदाद में है। ठीक है, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। आर्थिक आयोग, आर्थिक मतलब कि पैसे वाले। तो देखिए कोई पैसा किसी को देता है या हेल्प करता है तो दाद देते हैं कि इसने अच्छा काम किया है। जैसे अभी लॉकडाउन के सिचुएशन में किसी को पैसा आप देते हैं गरीब को तो आपको दाद देता है कि आपने अच्छा काम किया। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग है उसका मुख्यालय कहाँ पे, बगदाद में। और अगर वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च की बात करें, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जनेवा में। याद कैसे करेंगे, चर्च हालांकि जो कि आप जानते हैं कि जो ईसाई हैं वो जहाँ पे पूजा करते हैं उसको चर्च कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद करेंगे। चर्चा कौन लोग करते हैं, अगर एक साथ जन इकट्ठे होंगे वही लोग चर्चा करेंगे। तो इससे याद करेंगे कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, जिनेवा। याद कैसे करेंगे, चर्चा जन लोग करते हैं, जन मतलब आदमी लोग करते हैं। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन आज कराएं आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।